हेलो स्टूडेंट, आपका आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल पांडे आज आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात प्राणियों में जनन। तो सर्वप्रथम हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय जानेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या और इसका क्या महत्व है। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणी अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी हो, चाहे वह एक कोष की हो या चाहे बहुकोष की हो, वह अपने जैसी संतान को ही उत्पन्न करता है। और जनन के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन का एक निश्चित क्रम चलता रहता है। डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता से उनकी संतानों में जाता है। यह डीएनए अपनी माता पिता से उनकी संतानों में जाने की प्रोसेस जो होती है, ये भी जनन के ही कारण होती है। जनन के कारण प्राणियों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं आती हैं जो कि प्राणियों के व्यवहार, उनके बोलचाल इत्यादि को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्नताएं ही विकास का एक आधार होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं विकास का आधार भी जनन ही। बिना जनन के कोई भी विकास नहीं हो सकता है, कोई भी व्यवहार अच्छी तरीके से नहीं बन सकता है। जनन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी प्राणी के मृत्यु के बाद उसके नए जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई जीव जन्म लेता है, मरता है, उसके बाद उसकी जीवन का एक नया क्रम चलता है, क्योंकि डीएनए रिप्रोडक्शन के ही कारण अगले जीव में ट्रांसफर होता है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन काल। प्रत्येक प्राणियों का यह जीवन काल निश्चित होता है। कोई भी प्राणी हो उसका जीवन काल निश्चित होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर हम लोग देखें तो एक कोष की प्राणी इसमें अपवाद के रूप में आते हैं, क्योंकि जो ही उनका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है, एक कोष की प्राणी में विभाजन होता है और वह नए नए अपने ही जैसे जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। तो लाइफ स्पान यानी जीवन काल वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होता है जन्म लेता है और मृत्यु तक अपना जीवन व्यतीत करता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जीवन काल वह समय है जो कि प्राणी की जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का समय है। उसी में प्राणी अपना वृद्धि विकास करता है, अपनी जैसी संतान को जन्म देता है, जिसके कारण उसकी जात की एक कंटिन्यूटी चलती रहती है इस पृथ्वी पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन काल क्या है। जीवन काल किसी भी प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का समय है। जीवन काल किसी भी प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का समय है जिसमें वृद्धि विकास करता है, अंततः वृद्ध होता है और डेथ को प्राप्त होता है। यदि हम लोग देखें तो कुछ प्राणियों का जीवन काल कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे एलिफेंट है। एलिफेंट का जीवन काल जो होता है 60 से 90 वर्ष का होता है। डॉग का देखा जाए तो 20 से 30 साल का होता है। कौवे का देखा जाए तो 15 साल का होता है। केले का देखा जाए तो 25 साल का होता है। लेकिन यहाँ पर केले के विषय में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हमने लिखा 25 साल, तो बहुत लोग कहेंगे कि बनाना जो होता है अर्थात केले की उम्र तो 2 ही साल की होती है, यहाँ पे लिखा गया 25 साल। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो केले का ऊपरी भाग होता है, केले का जो ऊपरी भाग होता है उसकी एज जो होती है वह 2 वर्ष की होती है। लेकिन जो मेन भाग होता है, जो निचला भाग होता है, मेन भाग जो होता है यानी नीचे का जो भाग होता है, उसकी उम्र जो होती है वो लगभग होती है 25 वर्ष होती है मेन भाग। तीसरी चीज अगर हम देखें बरगद के पेड़ का, तो बरगद के पेड़ की आयु जो होती है 200 वर्ष होती है और हॉर्स का अगर देखा जाए तो 60 वर्ष होती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जनन जो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं बनी हुई हैं। हम लोग आदि मानव के विषय में पढ़े,
आदिमानव जो थे वो काफ़ी प्राचीनतम थे। कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें जिनको बोलने का भी ढंग नहीं था, ना तो अक्षर का ज्ञान था, उनको अपना जीवन शैली भी नहीं पता थी कि हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे उनमें वृद्धि हुई, विकास हुआ, उनका दिमाग बदला, उनका मस्तिष्क बदला, जिसके कारण आज हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वही आदि मानव आज एक सुविकसित और बुद्धिमान मानव में बदल चुका है। इस बदलाव का सबसे प्रमुख कारण है जनन, क्योंकि जनन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विभिन्न प्रकार के गुण आते हैं और संतानों में जाते हैं और मिश्रित होकर संतानों में विभिन्न प्रकार का गुण उत्पन्न करते हैं। अब हम जानेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन जनक के पार्टिसिपेट के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जहां पे होता है वहां पर एक ही जनक भाग लेता है, और जहां पे लैंगिक जनन होता है वहां पे दो जनक भाग लेते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। अब हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही जनक भाग लेता है। इसमें मुख्यतः स्पोर के द्वारा जनन होता है, अर्थात बीजाणु द्वारा जनन होता है, और अन्य प्रकार के भी इसमें कह सकते हैं सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो जनक भाग लेते हैं और इसमें गैमेट्स भाग लेते हैं। गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है। अब हम जानेंगे कि स्पोर और गैमेट्स में क्या अंतर है। स्पोर और गैमेट्स दोनों ही एक कोशिकाएं, दोनों ही एकल कोशिकाएं होती हैं, लेकिन स्पोर जो होता है अर्थात बीजाणु जो होता है वह डायरेक्टली किसी जीव में बदल जाता है, जबकि गैमेट जो होता है वह दूसरे गैमेट से फ्यूज होकर जाइगोट, एम्ब्रियो इत्यादि का निर्माण करके ही अन्य जीव का निर्माण करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या आवश्यक होता है, हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जो बिना गैमेट के होता है। अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होता है वह एक ही जनक के द्वारा होता है और उसमें गैमेट का अभाव होता है। और गैमेट जो होता है वो भी एकल कोशिका होती है और स्पोर भी एकल कोशिका होती है। मुख्यतः स्पोर जो होता है वह अलैंगिक जनन में ही भाग लेता है। यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो हम देखते हैं कि लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है। लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत जनक चाहिए, नर व मादा। और लैंगिक जनन में दो प्रकार के गैमेट्स भाग लेते हैं, एक भाग लेता है नर युग्मक, दूसरा लेता है मादा युग्मक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस है स्पोर और गैमेट। हम लोग देखते हैं एक कॉमन चीज कि स्पोर और गैमेट दोनों ही एकल कोशिका है, लेकिन जो स्पोर होता है वह सीधे किसी जीव में परिवर्तित हो जाता है और स्पोर का निर्माण जो होता है वह समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। जबकि यदि हम गैमेट यानी युग्मक पे ध्यान दें हम देखते हैं वह भी एक प्रकार की एकल कोशिका है, लेकिन वह असूत्री विभाजन के द्वारा ही बनता है, परंतु गैमेट सीधे किसी जीव में नहीं बदलता है। पहले दो अपोजिट गैमेट, एक नर गैमेट एक मादा गैमेट आपस में मिलते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से चाइल्ड बनता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विषय में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकल जनक भाग लेता है, वह इतना क्षमतावान होता है वह अकेले ही एक नए संतान की उत्पत्ति कर सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी संतान बनती है वह अपने जनक का एक प्रतिरूप होती है, यानी हूबहू अपने जनक की तरीके से होती है और उस संतान को हम लोग कहते हैं क्लोन।
अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि क्लोन क्या है। व्हाट इज क्लोन? क्लोन शब्द उन जीवों के लिए कह सकते हैं कि क्लोन शब्द उन जीवों के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो आनुवंशिक व शारीरिक रूप से जनन के समान होते हैं। यह मुख्यतः एक कोश की प्राणियों में ही पाया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्लोन वह शब्द है जो वह जीव उन जीवों के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो आनुवंशिक व शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से प्राणी जो प्रोटिस्टा या मोनेरा संघ से अपना रिलेशन रखते हैं, उनमें भी अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार से होता है। यदि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अमीबा को ले तो अमीबा में हम लोग देखते हैं कि सब विभाजन प्रक्रिया के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन अर्थात जनन होता है, जिसमें अमीबा का न्यूक्लियस जो होता है वह 2 पार्टों में डिवाइड होता है और धीरे धीरे दोनों पार्ट सिकुड़कर अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। वे दोनों कोशिकाएं डॉटर कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी संतान कोशिकाएं कहलाती हैं। अर्थात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीबा का एक न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, वही न्यूक्लियस आगे चलकर डिवाइड हो रहा है 2 भागों में, 2 समान संतानों की उत्पत्ति कर रहा है। ये जो दोनों समान संतान हैं वह अपने जनक के ही इक्वल है, चाहे आप उसको शारीरिक रूप से देख लीजिए या आनुवंशिक रूप से देख लीजिए। और यदि हम अलैंगिक जनन को ईस्ट में देखें तो हम लोग ईस्ट में भी देखते हैं कि उसका न्यूक्लियस जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है, वह 2 भागों में डिवाइड होता है और वह दोनों भाग आपस में ज्वाइंट होते हैं, लेकिन आगे चलकर दोनों भाग सिकुड़कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देनी है कि सब विभाजन और बडिंग यानी मुकुलन में क्या अंतर है। समविभाजन में जैसे अमीबा को आप लोगों ने देखा, अमीबा में जो भी डॉटर सेल्स बनती है उनकी आकृति उनका आकार एक दूसरे के समान होता है, लेकिन जब मुकुलन में कोई रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन टाइप का होता है, हम लोग देखते हैं मुकुलन में जो भी कोशिकाएं बनती हैं वह एक दूसरे के असमान होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्ट का ये भाग बड़ा है, ऊपर का भाग छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं कि समविभाजन और मुकुलन में क्या अंतर होता है। मुकुलन में जो भी संतत कोशिकाएं बनेगी एक दूसरे के असमान रहेंगी और समविभाजन में जो भी कोशिकाएं बनेगी वह एक दूसरे के समान रहेंगी। और यहाँ पर अगर हम देखें जैसे जगत, फंसाई और एल्गी के विषय में देखें तो हम देखते हैं इसमें एक विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन हेतु संरचना पाई जाती है जिसे हम जू स्पोर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो स्पोर होता क्या है। जीरो स्पोर जो होता है वह अति सूक्ष्म एक प्रकार का चलनशील संरचना होती है जिसके द्वारा फंजाई, एल्गी इनमें अलैंगिक जनन होता है। और भी अगर हम देखें कुछ ऐसे भी प्लांट पाए जाते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें अलैंगिक संरचना के रूप में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन जो होता है वह कोनिडिया के द्वारा होता है। हाइड्रा में जो होता है वह बड्स के द्वारा होता है और स्पंज में जीम्यूल के द्वारा होता है। यहाँ पर हम एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत लोगों के मन में होगा कि क्लोन बनता कैसे है। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ये भी सही है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एकल डीएनए 2 भागों में डिवाइड होता है, किसी भी पेरेंट्स का एकल डीएनए 2 भागों में डिवाइड होता है तो उससे बनने वाली संतान एक दूसरे की हूबहू होती है। अर्थात जो संतान होती है वह अपने पेरेंट्स के मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल दोनों रूपों में समान होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लोन का बनना हम 2 प्रकार से भी कह सकते हैं कि चाहे आप न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे एकल डीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और यदि हम अन्य प्लांट की बात करें तो हम देखते हैं कि उनमें बहुत सारे वर्धी जनन अंग पाए जाते हैं जो कि अलैंगिक जनन करके विभिन्न प्रकार के प्लांट अपने जैसे उत्पन्न करते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हम कहते हैं रनर वह पार्ट होता है जो किसी मुख्य तने जो क्षैतिज रूप में मुख्य तना है उसके ऊपरी दिशा में विपरीत दिशा में विकसित होता है और उसमें से कलिकाएं निकलती हैं
वही कलिका आगे चलकर एक नए प्लांट का निर्माण करती है। ये प्रोसेस हम पिपरमिंट के प्लांट में देख सकते हैं। और दूसरी चीज है राइजोम। राइजोम क्या है? वह राइजोम एक ऐसी संरचना है जो जड़ जैसी दिखलाई देती है, जो क्षैतिज तली के रूप में होती है, भूमिगत होती है और भोजन संग्रहण के कारण मोटी होती है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक।